Hello students, welcome back to Commerce Studio. Hope you all are good. तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लासेस में 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं 3rd चैप्टर पे। तो बच्चों 3rd चैप्टर जो है हमारा उसका नाम है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्या क्या होती हैं ये चीज़ें। बुक में आपको दिखाता रहूँगा बच्चों जब इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है बच्चों। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसमें बच्चों एक टर्म आती है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चों क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? बच्चों हर एक कंपनी पूरी दुनिया में कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, यानी अपना बिजनेस उसी अकॉर्डिंग रन करती है। तो बच्चों हर जगह ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये जो बनाए गए हैं एक्ट्स, ये सब जगह बच्चों सेम रहते हैं। तो उसी चीज़ को बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप मेरे साथ लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर दी general laws or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground और बेसिक ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही है बच्चों कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो करे जाते हैं, जो सीए लोग अकाउंटिंग करते हैं जिस बेस पे, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं आर द जनरल लॉज, जो कि एकदम जनरल लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि अडॉप्ट करा जाता है और प्रपोज किया जाता है एज अ गाइड। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग करने के लिए एज अ गाइड माना जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। बच्चों इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, चलिए फीचर समझते हैं कुछ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट फीचर इसका क्या होता है? जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं आर फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जो जो हमने या पहले के लोगों ने जो जो अकाउंटिंग लॉज बनाए हुए हैं, इनमें चेंजेस आ सकते हैं। अब ये चेंजेस कब आते हैं और क्यों आते हैं ये हम थोड़ा अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो, ये बिल्कुल अनचेंजेबल नहीं होते। फिर बच्चों ये जो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। तो बच्चों ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड है। तो हाँ सर ये तो मैन मेड ही होंगे, भगवान ने तो बनाया नहीं होगा, ये मैन मेड ही होते हैं। इनको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में GAAP भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इस नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि इसके नाम में ही डिफाइन है बच्चों, जनरली एक्सेप्टेड यानी ऑलमोस्ट हर कंपनी इसी बेस पे अकाउंटिंग करती, ये जनरली हर जगह एक्सेप्टेड होता है। ठीक है बच्चों, आपको इसके फीचर भी मैंने बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसके नेचर। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके बच्चों दो तरीके के नेचर्स हैं, मैं आपको बता दूं। एक को बोला जाता है बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड सेकेंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं और कन्वेंशंस होती है। इसका बच्चों हिंदी मतलब होता है प्रथा। अभी और थोड़ा इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक अजम्पशंस और fundamental proposition within which accounting operates। क्या मतलब हुआ? बोला गया ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ बेसिक अजम्पशन है या फिर फंडामेंटल्स हैं जो भी सीए होता है या जो अकाउंटेंट होता है वो खुद से कुछ बेसिक अजम्पशन करके ही अकाउंटिंग करता है। मींस अकाउंटिंग करते टाइम हर एक चीज़ फिक्स नहीं होती। अकाउंटेंट जो होता है उस टाइम पे उसमें अपनी बेसिक अजम्पशन भी दिखाता है। ऐसे ही बच्चों अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? तो दीज आर दी आउटकम of accounting traditions। मीन्स पहले से बच्चों जिस हिसाब से अकाउंटिंग चले आ रही है ये उसी को शो करता है, या यूँ कह लीजिए ये आउटकम है ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। पहले से जो हमारी अकाउंटिंग चली आ रही है उन्हीं का ये आउटकम होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इनके 3 बेसिक पार्ट में इसको डिफाइन किया गया, तो वो सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी, एंड द लास्ट वन इज एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, 3 चीज़ों पे इसको डिफाइन किया गया है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इनको बच्चों पढ़ते हैं फिर इन पे आएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे आएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप हेडिंग डाल लो गोइंग कंसर्न। सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे गोइंग कंसर्न।
गोइंग कंसर्न कौन क्या होता है बच्चों? इसमें बच्चों आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसका जो भी मीनिंग है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो कंसर्न होता है, जो भी कंसर्न है, कंसर्न मीन्स होता है बस बच्चों जिस भी चीज़ को आप बिजनेस या एंटरप्राइज बोल सकते हो। और गोइंग का मतलब क्या है बच्चों? रनिंग। ये बच्चों आप समझे? तो इसका गोइंग कंसर्न के मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो गोइंग कंसर्न का और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों वो ये है कि ये माना जाता है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस shall continue for a foreseeable period। बच्चों जब मैं कुछ भी आपको यहाँ समझाऊंगा तो आपको सिर्फ समझना है, नोट डाउन मेरे साथ साथ नहीं करना। फिर जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा या आप वीडियो पॉज करके इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। पर अभी साथ साथ कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ समझेंगे जो मैं समझा रहा हूँ। एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। तो सबसे पहले गोइंग कंसर्न का मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा माना जाएगा अकाउंटिंग करते टाइम, या जो भी अकाउंटेंट होगा वो ये मान के अकाउंटिंग करेगा कि जो बिजनेस है शैल कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा फॉर अ फॉरसीबल पीरियड, यानी चलता रहेगा जब तक वो चल सकता है। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, मतलब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है बच्चों तो ऐसे ये सोच के नहीं करता कि मैं आने वाले 3 महीने में ये बिज़नेस बंद कर दूंगा। तो अकाउंटेंट भी बच्चों यही चीज़ें दिमाग में रखते हैं कि बिज़नेस आगे चलता रहेगा ईयर टू ईयर। इसी को बोला जाता है गोइंग कंसर्न। एक और पॉइंट है बच्चों, इसका पॉइंट कह लो या मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन capital expenditure and revenue expenditure are made by this concept। मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाए थे। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो लंबे टाइम तक हमारे बिजनेस को फ़ायदा देंगे, जैसा कि परचेज ऑफ मशीन, इसका एक एग्जांपल है कि हम एसेट खरीद लेंगे। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे हैं बच्चों जो सिर्फ एक करंट ईयर में हमारे बिज़नेस को फ़ायदा देंगे, जैसे कि सैलरी पे करना किसी एम्प्लॉय की या कमीशन देना। तो बच्चों देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इसी गोइंग कंसर्न के जो टॉपिक है इससे आया है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो ये माना जाता कि बिज़नेस इसी साल ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों फिर किस बात का कैपिटल एक्सपेंडिचर? हम एसेट खरीदते और ये सोचते ये एसेट हमें सिर्फ और सिर्फ इसी करंट ईयर में इसका प्रॉफिट देने वाला है। तो बच्चों फिर ये चीज़ें डिफ़ाइन या डिस्टिंक्शन इनमें नहीं हो पाता, फिर तो सारे एक्सपेंडिचर एक जैसे हो जाते। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ये माना जाता है कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों वो इसी गोइंग कंसर्न से ही निकला है। आपको समझ आ गया होगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों एक और चीज़ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड
करंट एसेट्स। बच्चों फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं, फिर भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों फिक्स्ड एसेट जो होते हैं हमारे, वो लाइक ऐसे एसेट होते हैं जिन्हें आप इजीली 1 साल के अंदर अंदर इजीली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इन दी टर्म्स ऑफ मनी। फिक्स्ड एसेट में आपको मैं एग्जांपल दूँ तो लाइक एक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ऐसे एसेट है बच्चों। जबकि करंट एसेट कौन से होते हैं जिन्हें आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? लाइक डेटर। डेटर कौन होते थे? रिवाइज करो, डेटर कौन होते थे? डेटर वो लोग होते थे जिनसे हमें पैसा लेना होता था। तो बच्चों अगर हम उनसे पैसा मांगेंगे तो उन्हें हमें इस साल के अंदर यानी करंट ईयर में ही हमको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो हमारे जो डेटर होंगे वो एक करंट एसेट है और वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे जब वो हमें पैसा दे देंगे 1 साल के अंदर अंदर। समझे बच्चों आप इन दोनों में डिफरेंस? तो बच्चों ये डिफरेंस भी गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही आता है। अगर गोइंग कंसर्न ही ना होता तो सारे एसेट फिर तो एक बराबर, फिर तो 1 साल वाली बात ही नहीं आती। करंट एसेट तो कुछ होता ही नहीं, 1 साल तो कुछ होता ही नहीं सर। समझ आया आपको ये पॉइंट भी? ठीक है बच्चों, तो गोइंग कंसर्न अब आप ये नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट था बच्चों हमारा कंसिस्टेंसी। क्या होता है कंसिस्टेंसी बच्चों? तो चलिए इसको समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। बच्चों ये बोला जाता है, कंसिस्टेंसी का मतलब बच्चों वैसे नाम से ही इसके पता चल रहा है कि कंसिस्टेंस कितना है, कोई चीज़ किस हिसाब से चलते हुए आ रही है, कंसिस्टेंसी उसे बोला जाता है। चलिए पहले लिखते हैं, ये समझेंगे फिर बाद में। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड and adopted should be applied consistently year after year। क्या मतलब हुआ इसका? तो बच्चों इसका ये मतलब है कि एक बार हमने कोई रूल अडॉप्ट कर लिया या कोई भी हमने ऐसा प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एक बार, तो बच्चों हम उसी बेस पे हमारे आने वाले ईयर्स की जो अकाउंटिंग होते हैं उस बेस पे ही हम वो अकाउंटिंग की ये वो करते हैं। इसका बच्चों एक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, लाइक डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझाया था लास्ट क्लास में कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्रीज़। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है बच्चों, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज कराने के लिए, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज़ और ऑब्सोलेंस। मतलब बच्चों उसको यूज़ करना, उसमें छोटी मोटी टूट फूट हो जाना, इस वजह से बच्चों उस जो एसेट की प्राइस कम हो जाती है और जितनी प्राइस कम हुई होती है उसी को बच्चों डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बच्चों डेप्रिसिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब बच्चों डेप्रिसिएशन लगाने के भी अलग अलग मेथड हैं। 2 मेथड है बच्चों, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको शॉर्ट में SLM बोला जाता है, एक है बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जिसको शॉर्ट में WD भी बोला जाता है। बच्चों एक कंपनी इनमें से कोई एक ही मेथड को अडॉप्ट करती है अपने सारे के सारे एसेट को डिक्रीज़ करना, यानी कि उन पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। मान लेते हैं कंपनी ए है, कंपनी ए ने
अपनी मशीनरी, ये इसकी एक मशीन है बच्चों, तो इसको डेप्रिशिएट स्टार्ट किया करना SLM से। तो बच्चों इसको हर साल SLM ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा, या फिर कंपनी B है अगर और इसके पास भी कोई फर्नीचर है या मशीनरी है, कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट है, इसको ये अगर WDV से करता है डेप्रिशिएट, तो इसको ईयर आफ्टर ईयर, बच्चों यहाँ देखो लिखा था ना, हर साल, यानी यही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार जो मेथड आपने यूज़ कर लिया, तो बच्चों इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी। समझ आया होगा बच्चों आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। हालांकि ये चेंज हो सकते हैं, और ये मेथड क्या होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले एक चैप्टर में जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। वो बच्चों बाद में आएगा, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि कैसे होते हैं दोनों मेथड और किस तरीके से इनमें काम होता है। तो वो तो हम बच्चों नेक्स्ट कभी आगे जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक 13 या 14 चैप्टर है वो, तो तब ये चीज़ हम सीखेंगे बच्चों। फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि डेप्रिसिएशन को लगाने के दो मेथड होते हैं, जिनमें से कंपनी कोई एक चूज़ करती है और उसी को फिर ईयर टू ईयर यूज़ करती रहती है। इसे बोला जाता है बच्चों कंसिस्टेंसी। ठीक है, होप ये आपको समझ आया होगा। एक और पॉइंट बच्चों कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है, कैन बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकती है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया, कैन बी चेंज ओनली, कब कब हो सकती है, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत हो तो आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हो, या फिर इफ़ लॉ रिक्वायर, लॉ से परमिशन लेके भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मीन्स हम कुछ सालों तक SLM लगाते आए, फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं अब हमें WDV यूज़ करना है, तो बच्चों ये चेंज हो सकता है, इसमें कंसिस्टेंसी टूटेगी, लेकिन ये चेंज हो सकता है अगर ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ें फॉलो हो रही हो तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब आप इस पेज को भी नोट डाउन कर लीजिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक। ठीक है बच्चों, तो आपको गोइंग कंसर्न समझ आ गया होगा, आपको कंसिस्टेंसी भी समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसका मतलब है एक्रूअल। तो बच्चों एक्रूअल क्या होता है, चलिए पहले इसको मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। अ ट्रांजैक्शन, चलो बच्चों इसको मैं आपको एग्जांपल पहले दे देता हूँ, उसके बाद जब मैं ये इसकी जो मैं मीनिंग लिखूंगा तो वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। उससे पहले चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, उससे आपको इजी समझ आ जाएगा। ये एग्जांपल, मानो बच्चों आप यहाँ खड़े हो, आज की डेट है 1 जनवरी 2020, यहाँ पर हो बच्चों आप, ठीक है, आपका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2020। तो बच्चों इस डेट पे आपने एक परचेज करी मशीन, जो कि आपने खरीदी 1 लाख रुपए की। कब? 1 जनवरी पे बच्चों, ईयर के बिल्कुल बिगनिंग में आपने खरीदी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बच्चों मैंने बताया था उधार। तो 1 जनवरी 2020 को बच्चों एक मशीन परचेज करी आपने, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, लेकिन ये आपने खरीदी क्रेडिट पे। लेकिन आपने जस्ट नेक्स्ट मंथ यानी 3 फरवरी मान लेते हैं, 3 फरवरी को आपने इसको पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए की पेमेंट दे दी, जिससे आपने मशीन खरीदी थी। तो बच्चों जो आप बुक्स बनाओगे, जो भी आप बुक्स तैयार कर रहे हो अपनी,
अकाउंटिंग की, उसमें बच्चों ये मशीन आप किस दिन शो करोगे? क्योंकि ख़रीदी आपने 1 जैन को है, लेकिन उसकी पेमेंट तो आपने 3 फ़ेब को करी है ना। तो यहाँ इन बुक्स में आप इसको कब शो करोगे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 फ़ेब को करेंगे सर, क्योंकि पेमेंट इसकी उसी दिन हुई, तो ये मशीन भी हमारी उसी दिन हुई। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर 1 जैन को करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इसकी पेमेंट कब हुई, इसे हमने ख़रीदा कब, और इसकी रिकॉर्डिंग कब होती है। तो बच्चों, अ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स when it takes place and not when the settlement takes place। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई, हमने जो मशीन ख़रीदी, इसको आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में कब? When it takes place, यानी जब ये हुआ कब था बच्चों? 1 जैन को। हमने 1 जैन को मशीन ख़रीदी, ना कि तब when the settlement takes place। सेटलमेंट्स मीन्स है बच्चों पैसा पे करना। तो बच्चों हम इसको अपनी बुक्स में शो करेंगे ऑन 1 जैन। आपको बात क्लियर हुई? इसी को बोला जाता है बच्चों एक्रूअल बेसिस। खैर अभी ये एक्रूअल और अच्छे से हम समझेंगे, इसको मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। फ़िलहाल के लिए आप एक्रूअल का मतलब समझ सकते हैं कि हमने उसी टाइम पेमेंट ना करके कुछ टाइम बाद पेमेंट कर दी, लेकिन मशीन हमने जिस डेट पे ख़रीदी उसकी रिकॉर्डिंग उसी डेट पे होगी। हालांकि पेमेंट जिस दिन हमने करी, पेमेंट की रिकॉर्डिंग 3 फ़ेब को ही होगी, लेकिन मशीन को हमने जिस दिन परचेज़ किया, हमको उसी दिन वो मशीन को वहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक्रूअल आपको समझ आ गया। एक बच्चों कैश बेसिस भी होता है। इसका मतलब अल्टरनेटिव ये हो सकता था कि मैं ये मशीन कैश में ख़रीद लूँ, यानी 1 जैन को ही ख़रीदूँ और 1 जैन को ही ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मैं उस पर्सन को पे कर दूँ। तो बच्चों ऐसे केस में भी हम इसको 1 जैन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हमारा ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।